हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। आपने टीबी के बारे में सुना होगा और टीबी के पेशेंट्स भी देखे होंगे। जनरली इंडिया में पेशेंट्स पाए जाते हैं टीबी के। तो अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें तो पल्मोनरी टीबी इज ए हाईली कंटेजिनियस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। यानी ये किसका इन्फेक्शन है? लंग्स का। और एक ये हाईली कंटेजिनस होती है, यानी एक से दूसरे को फैलने वाली प्रॉब्लम है और सीरियस प्रॉब्लम है। ओके। जो किसकी वजह से कॉज होती है? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ओके। नाउ अपन इसके जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन्फेक्शन मेनली इन्वॉल्व द लंग्स बट में स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स। यानी कि जो टीबी है ये जनरली किसको अफेक्ट करती है? लंग्स को। बट ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है, लाइक बोन्स, ब्रेन या जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें। अगर ये लंग्स के अलावा किसी अदर पार्ट को अफेक्ट कर रहा है बॉडी में तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ओके। अब इसकी बात करें फेजेस की, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जब बॉडी में एंटर करता है उसके बाद किस तरह से वो फैलता है, स्प्रेड होता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उसकी दो फेज होती है। एक तो होती है लेटेंट फेज और दूसरी होती है इन्फेक्शियस फेज। सबसे पहले अपन जो लेटेंट फेज की बात करें तो इन दिस फेज बैक्टीरिया एंटर इनटू द बॉडी एंड स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि लेटेंट फेज के अंदर बैक्टीरिया एक तो बॉडी के अंदर एंटर करता है और बहुत लंबे समय तक स्टे करता है बॉडी के अंदर बिना सिम्टम प्रोड्यूस करे। ओके। या इन्फेक्शन कॉज करे। इस टाइम पर पर्सन टीबी से सफर तो कर रहा है बट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने के बाद काफी समय तक वहां पे सरवाइव करता है, रहता है, बट किसी भी तरह का इन्फेक्शन या सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। वो तो फेज हो गई लेटेंट फेज। उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है इन्फेक्शियस फेज। इस फेज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। ओके। सो अब इसकी बात करें तो इन दिस फेज बैक्टीरिया इन्फेक्ट द पर्सन। ओके। जैसा मैंने आपको बताया कि अब क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा एंड सिम्टम्स अकर्स, यानी सिम्टम्स है या जो लक्षण है वो देखने को मिलेंगे पर्सन के अंदर। और व्हेन द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन डन फॉर टीबी इट विल बी पॉजिटिव। अगर टीबी के लिए डायग्नोसिस किया जाए या उसका टेस्ट किया जाए तो पर्सन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके। नेक्स्ट इसके बाद और क्या इसमें पॉइंट होगा कि इन दिस फेज पेशेंट इजीली इन्फेक्ट द अदर पर्सन विथ ड्रॉपलेट्स थ्रू द स्पीकिंग, लाफिंग एंड कफिंग। यानी कि जो इन्फेक्शियस फेज है इसमें एक तो बैक्टीरिया की वजह, मतलब बैक्टीरिया पर्सन में इन्फेक्शन कोज भी कर रहा है, सिम्टम्स एराइज हो रहे हैं। दूसरा, जो पर्सन को टीबी हुई है वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखेगा। कैसे लगेगा? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है टीबी का वो कैसे स्प्रेड होता है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और ये ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती है? बाय स्पीकिंग, लाफिंग और कफिंग। अगर कोई पर्सन किसी से बात करेगा, हंसेगा या खांसेगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के चांस होंगे। तो ये इस तरह से जो है टीबी का बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मूव करता है या स्प्रेड होता है। ओके। सो ये दो फेज हो गई इसकी, लेटेंट फेज एंड इन्फेक्शियस फेज। अब अगर इसकी जो कोजेस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ओके। अब जिसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इट इन्फेक्ट द पर्सन व्हेन पर्सन्स इम्यूनिटी सप्रेस ड्यू टू एनी डिजीज। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ये पर्सन को ज़्यादा चांस होते हैं इस पे इन्फेक्ट करने के। कब होते हैं? जब अगर पर्सन की इम्यूनिटी सप्रेस होती है, इम्यूनिटी लो होती है। ठीक है। अगर कोई पर्सन को पहले से कोई बीमारी है और उसकी इम्यूनिटी कम हो रखी है तो उसमें ज़्यादा चांस होंगे टीबी होने के। ओके।
सो अब इसके अपन बात करें रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक पर्सन में टीबी कोज कर सकते हैं। कि जैसे कि कोई HIV एड्स का पेशेंट है, जो HIV के पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें ज़्यादा चांस होते हैं टीबी होने के। दूसरा, जो क्रोनिक किडनी डिजीज वाला पेशेंट है उनमें भी चांस होते हैं टीबी होने के। ओके, इसके अलावा और कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाए, तो उस कंडीशन में भी टीबी हो सकता है। उसके बाद और क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे साफ सफाई ना हो, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा? टीबी होने के चांस ज़्यादा होंगे। ओके, इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है लंबे टाइम से, या कोई एल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो उन लोगों में भी टीबी होने के चांस होते हैं। इसके अलावा और कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? जो इन्फेंट और चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? स्लम एरिया, देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज पुअर एंड लैक ऑफ हाइजीन। जो स्लम एरियाज होते हैं, जो पिछड़े इलाके होते हैं, उसमें क्या होता है? वहाँ के जो लोग होते हैं उनका एक तो लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता है, ठीक है, और दूसरा उनमें जो हाइजीन होती है उनकी, वो पर्सनल हाइजीन वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं। इस वजह से इन्फेक्शन होने के चांस उनको भी ज़्यादा होते हैं। ओके, सो ये इसके रिस्क फैक्टर्स की बात हो गई। नाउ अपन इसके बात करें साइलेंट सिम्टम्स की, तो जो टीबी का पेशेंट है उसमें एक तो फीवर देखने को मिल सकता है, दूसरा वेट लॉस। जो टीबी का पेशेंट होगा, इनका मेन सिम्टम होता है वेट लॉस, वेट लॉस होता है इनके अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या सिम्टम देखने को मिला? कफिंग फॉर मोर देन 3 वीक्स, यानी जो पर्सन को टीबी है उसमें 3 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू कफिंग की शिकायत रहेगी, खांसी आएगी उसको। ओके, और क्या होगा? एक्सेसिव स्पूटम प्रोडक्शन, ज़्यादा स्पूटम का प्रोडक्शन होगा ऐसे पर्सन में, टीबी वाले पर्सन में। ओके, और क्या होगा? सम टाइम विथ ब्लड, यानी जो स्पूटम का फॉर्मेशन हो रहा है, जो म्यूकस बाहर आ रहा है, अगर उसके साथ कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। ओके, इसके अलावा और क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट, यानी पर्सन को रात के टाइम ज़्यादा स्वेटिंग होगी। और क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? डिस्निया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी पर्सन की एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, दूसरा लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, यानी पर्सन को भूख नहीं लगेगी। ओके, तो ये इसके लक्षण होते हैं किसके? टीबी के। नाउ अपन इसके बात करें डायग्नोसिस की, तो इसमें सबसे पहले पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो भी प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, मेडिकल या फैमिली हिस्ट्री, ये सब हम कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे? पर्सन का जो वेट है वो कम दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद और क्या कर सकते हैं? चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। और नेक्स्ट डायग्नोसिस आता है यहाँ पे स्पूटम कल्चर। इसमें क्या करेंगे? जो पर्सन का स्पूटम होगा उसको कलेक्ट करके उसको कल्चर कराएंगे, जिससे क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा टीबी का। ओके, और क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे तो इसमें जो है WBC का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है लंग्स में। ओके, नेक्स्ट जो इसमें मेन डायग्नोसिस टेस्ट आता है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मोंटोक्स टेस्ट। अब ये क्या होता है कि इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? जो पर्सन की जो फोर आर्म है, ठीक है, जो फोर आर्म है, इसमें जो एक ट्यूबरकुलिन, यहाँ पे जो फोर आर्म है उसमें इंट्राडर्मली ट्यूबरकुलिन एक जो प्रोटीन डेरिवेटिव है उसको इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में क्या किया जाता है? एक जो ट्यूबरकुलिन प्रोटीन डेरिवेटिव है उसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है पर्सन की फोर आर्म के अंदर। ओके, अब जो ये इसको इंजेक्ट किया है उसको जो है 48 से 72 घंटे तक, यानी 2 से 3 दिन तक मतलब चेक करते हैं, 2 से 3 दिन बाद चेक करते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट आता है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा, इसमें अगर जो आप पे जो इंजेक्ट किया था मतलब जो ट्यूबरकुलिन जहाँ पे इंजेक्ट किया था, अगर वहाँ पे बम्प बन रहा है, इस तरह से उभार, यहाँ पे उभार बन रहा है, बम्प बन रहा है। ओके, तो अगर ये जो बम्प है
ये 5 mm से 15 mm के बीच में अगर बन रहा है, अगर इसकी जो लेंथ है वो 5 mm से 15 mm के बीच में है, तब तो पेशेंट पॉजिटिव होगा टीबी के लिए। ओके। और अगर 5 mm से कम का बम्प बन रहा है, यानी जो लेंथ, ये बम्प है इसकी लेंथ 5 mm से कम है, तो नेगेटिव होगा। ओके। सो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में क्या करते हैं, पर्सन की 4 आर्म में इंट्राडर्मली ट्यूबरकुलिन जो प्रोटीन डेरिवेटिव है उसको इंजेक्ट किया जाता है, और इसका जो रिजल्ट है वो 48 से 72 घंटे के बाद देखते हैं। अगर 48 से 72 घंटे या 2 से 3 दिन बाद जो पर्सन की 4 आर्म जहाँ पे इंजेक्ट किया गया था वहाँ पे बम्प बन रहा है, और अगर उसकी जो लेंथ है 5 mm से 15 mm के बीच में है, तो पर्सन पॉजिटिव है टीबी के लिए। ओके। और अगर नहीं, इसे 5 mm से कम बन रहा है तो वो नेगेटिव है। ओके। बट जो इसका जो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट होता है टीबी का, वो होता है स्पूटम कल्चर, जिसमें कंफर्मेशन डायग्नोसिस आ जाता है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में जरूरी नहीं कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो। ओके। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जो बाकी का मैनेजमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और इसमें जो डॉट्स थेरेपी है उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं अच्छे से डॉट्स ट्रीटमेंट के बारे में समझाऊंगा। ओके। कोई भी, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।